हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे और एमसीक्यूज जो होंगे वो किससे रिलेटेड है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। इसी तरीके से हम वन बाय वन सारे सिस्टम से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उनको कवर करेंगे, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि एक बार अगर कोई क्वेश्चन आया है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और हर साल ये रिपीटेड मैनर में आते रहते हैं। ठीक है, अब इससे और क्या फायदा होने वाला है आपको? क्योंकि अगर आपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अगर पढ़ा है पहले, ठीक है, जिसका मैंने पूरा आपको पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है तो मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप वहां से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। अब ये एमसीक्यूज के थ्रू क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिवीजन हो जाएगा, जो हमने पहले पढ़ा है उसे हम रिवाइज कर लेंगे, एक समराइज मैनर में हम सारी चीजें देख लेंगे। और दूसरा क्या होगा, आपका खुद ब खुद आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, क्योंकि आपने जो चीज पढ़ी हुई है उसे कैसे एमसीक्यूज के फॉर्म में आपसे एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है वो आपको आज पता लगेगा। ठीक है, तो देखिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बिकॉज बहुत वास्ट है तो इसे हम क्या करेंगे, पार्ट्स में कवर करेंगे। ठीक है, कुछ जो एमसीक्यूज हैं आज कवर करेंगे, कुछ इसके बाद वाले लेक्चर में करेंगे। तो इस तरीके से हम वन बाय वन सारे सिस्टम्स को कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूंगी कि कोई क्वेश्चन अगर मैं आपके सामने पुट कर रही हूँ तो वो किस एग्जाम में आपसे पूछा गया है, जीपेट के कौन से ईयर में ये एग्जाम में आया है। तो इससे आपको खुद में ही ये आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो भी एमसीक्यूज हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। देखो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सबको पता है ना, क्या पता है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि जो हमारी बॉडी में इनवॉलेंटरी है, बॉडी खुद से कंट्रोल करती है, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। हमें पता है दो पार्ट होते हैं उसके, पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक। दोनों मिलके क्या करते हैं, हमारे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, है ना। एक सिस्टम ऐसा है, जैसे पैरासिम्पैथेटिक की मैं बात करूं तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कब एक्टिवेट होता है? जब हमारी बॉडी रेस्ट कर रही है या फिर हमने कुछ खाया है और बॉडी उसे डाइजेस्ट कर रही है, तो उस टाइम पे जो जो एक्टिविटीज रिक्वायर्ड है वो कौन करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसके अपोजिट जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो कम काम करता है जब भी हमें क्या होता है, हम किसी भी ऐसी फाइट फ्लाइट की कंडीशन में होते हैं, जब आपको क्या चाहिए, बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, आपको भागना है तो एनर्जी चाहिए, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में आपका कौन सा सिस्टम काम करता है? आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। दोनों सिस्टम के हर ऑर्गन में बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब आप रेस्ट कर रहे हो तो आपको हार्ट रेट को बढ़ने की तो जरूरत नहीं है, तो हार्ट रेट कम करेगा। जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब आप भाग रहे हो तो आपको क्या चाहिए? ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा चाहिए, है ना। बीपी आपका बढ़ जाता है ना उस टाइम पे, तो हार्ट रेट आपका क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है जब आप क्या करते हो, किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो, आप भाग रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, है ना। तो इस तरीके से आप देखोगे दोनों सिस्टम एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं और ये दोनों सिस्टम मिलके ही हमारे नर्वस सिस्टम को, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो आज हम इन्हीं पे इन्हीं जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है बेसिकली इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज को कवर करने जा रहे हैं। डिटेल के लिए अगेन आप देख सकते हो, ठीक है, वीडियोस आप देखो, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं क्वेश्चन से स्टार्ट, तो पहले इसको क्वेश्चन को समझो, ठीक है, और उसके बाद हम इसे आंसर करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है और सही है तो क्यों है, और दूसरा ऑप्शन गलत है तो वो क्यों है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट, यानी कि इनमें से कौन सा आपका लॉन्गर एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट है, जिसे हम नेबुलाइजेशन के फॉर्म में भी दे सकते हैं और ड्रग पाउडर, जो पाउडर फॉर्म में इनहेलेशन किया जाता है ना, उस फॉर्म में भी दे सकते हैं। और किसके ट्रीटमेंट के लिए? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखो कि इस पूरे क्वेश्चन में आपको लगेगा बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन आ गया है, तो इसमें सीधा सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे दिया हुआ है, लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट हमें देखना है। ठीक हो गया, क्योंकि हमें पता है बीटा एगोनिस्ट क्या करते हैं भाई, आपका जो बीटा रिसेप्टर से जब आपका नॉरएपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन बाइंड होता है तो क्या रिस्पॉन्स आता है? ब्रोंको डायलेशन, है ना। मैंने आपको बताया था ना, जब भी हम क्या करते हैं, रन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो हमारे ब्रोंकाइज क्या हो जाते हैं? डायलेट हो जाते हैं, यही होता है ना। तो ये बीटा टू एगोनिस्ट यानी कि बीटा टू रिसेप्टर का एगोनिज्म करेगा, यानी कि सेम वैसा ही रिस्पॉन्स, यानी कि क्या होगा आपका, क्या रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आएगा आपका? ब्रोंको डायलेशन ही होगा, है ना।
एंटागोनिस्ट होता तो क्या होता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। अब सीओपीडी में वैसे ही सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, सबको पता है ना, और आपको क्या चाहिए उस टाइम पे, ब्रोंकाई डायलेट हो, इसीलिए बीटा 2 एगोनिस्ट देते हैं, ये भी पता है। तो अब देखो सबसे पहले इसमें से हम क्या करते हैं, रॉन्ग जो आंसर्स है ना उन्हें कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आ जाओ, ये पल्मीकॉर्ड। पल्मीकॉर्ड को अभी नाम आपको थोड़ा सा न्यू लग रहा होगा बिकॉज ये ब्रांड नेम है। किसका नाम है ये, ब्यूडिसोनाइड, ये तो पढ़ा है आपने, ठीक है। ब्यूडिसोनाइड कहाँ पढ़ा है भाई, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, पढ़ा है ना, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जब मैंने पढ़ाए थे तो आपको बताया था ब्यूडिसोनाइड, ठीक है। तो ध्यान में रखिए कि ब्यूडिसोनाइड तो क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, तो बीटा 2 एगोनिस्ट तो ये है नहीं। नेक्स्ट आता है फ्लूटिकाजोन। फ्लूटिकाजोन भी क्या है आपका, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ही है, दोनों ही ये क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। तो ये तो दोनों ही ऑप्शन आपके क्या हो गए, कैंसिल हो गए, क्योंकि ये बीटा 2 एगोनिस्ट है ही नहीं। इसीलिए देखो क्लासिफिकेशन याद करना जरूरी है, ठीक है। क्लासिफिकेशन याद होगा तो ये ऑप्शंस को हटाना इजी हो जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, अब ये दोनों ही देखो, ये दोनों ही क्या है, बीटा 2 एगोनिस्ट है। अब क्या बोला है, लॉन्गर एक्टिंग। तो ध्यान में रखेंगे हमेशा कि जो ये एल्ब्यूटेरॉल होता है ना, ये शॉर्ट एक्टिंग होता है, शॉर्टर एक्टिंग होता है, यानी कि ये बहुत कम टाइम के लिए अपना असर दिखाता है, लगभग 4 से 6 घंटे के लिए अपना असर दिखाएगा। जबकि जो फॉर्मेटरॉल है ये लॉन्गर एक्टिंग होता है, इसका असर आपका 12 घंटे तक रहता है, समझ रहे हो। फॉर्मेटरॉल क्या है, लॉन्गर एक्टिंग है, जिसके साथ साल्मेटरॉल भी आता है बेसिकली। तो ये फॉर्मेटरॉल साल्मेटरॉल क्या होते हैं हमारे, ये लॉन्गर एक्टिंग होते हैं, इसीलिए इनको ट्वाइस डोजिंग करनी पड़ती है, यानी कि ट्वाइस ए डे देख के काम चल जाता है, 12 घंटे तक इसकी टी हाफ है। जबकि एल्बिटेरॉल शॉर्टर है, 4 से 6 घंटे, तो इसकी डोजिंग फ्रीक्वेंसी भी आपकी ज्यादा रहेगी। पूछा गया है लॉन्गर एक्टिंग, तो करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, फॉर्मेटरॉल, ठीक है। फॉर्मेटरॉल क्या है आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इससे यहां से आप खुद देखो बहुत सी चीज आपकी रिवाइज होती चली जाएंगी, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, चलिए। और ध्यान में रखना ये जो ब्यूडिसोनाइड होता है ना, ये इनहेल्ड फॉर्म में दिया जाता है, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, इनहेलेशन के फॉर्म में देते हैं, तो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड की कैटेगरी में ये आता है। जबकि ये फ्लूटिकाजोन जो है सिंथेटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो ये तो आपका एक कॉन्सेप्ट आपका यहां से क्लियर हो गया, ठीक है। एक और इसमें मैं एक पॉइंट आपको बता दूं, एक ड्रग आती है आपकी बीटा 2 एगोनिस्ट ही, जिसका नाम है एंडाकेट्रोल। एंडाकेट्रोल जो ड्रग है ना, इसकी जो टी हाफ होती है, ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग है, इसकी टी हाफ होती है 24 आवर्स, ठीक है। यानी कि फॉर्मेटरॉल साल्मेटरॉल से भी ज्यादा, फॉर्मेटरॉल और साल्मेटरॉल की 12 आवर होती है, इसकी 24 आवर है, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो दिमाग में रखो, क्योंकि जरूरी नहीं है एग्जाम में आपको यही ऑप्शन दिया हो, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे इसे, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट कौन है भाई हमारा, फॉर्मेटरॉल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आया था 2015 के जीपेट पे आया था ये, ठीक। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, देंगे या एंटागनिस्ट देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अभी से हम समझेंगे कि ये क्यों, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा और कौन सा इसका गलत होगा, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले ध्यान में आपको क्या रखना है, देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि जो आपका बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी होती है मैन में, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है मैन में, सबको पता है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड कभी क्या हो जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाता है, हालांकि ये हाइपरप्लेसिया होता है, कैंसरस तो होता नहीं है, लेकिन हाइपरप्लेसिया यानी कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाती है, ठीक है, उसकी वजह से आपका प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाता है। अब उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है, देखो जरूरी नहीं है ना क्वेश्चन यही आए, तो हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि बीपीएच से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो बीपीएच के बारे में थोड़ा जान भी लेते हैं। ये आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, इससे आपको ये भी सीख जाओगे आप कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो क्या है, देखो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी में होता क्या है, जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होती है मैन में, उसका इनलार्जमेंट हो जाता है। अब उसकी वजह से दिक्कत क्या आती है, देखो मैंने आपको जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था, मैंने वहां बहुत क्लियरली आपको बोला था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैसे जो आपकी इजैकुलेटरी डक्ट आती है, जिसके थ्रू आपका सेमिनल फ्लूइड आता है,
और दूसरी तरफ से आपका क्या है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा आ रहा है। देखो इस चीज को समझो, फटाफट से एक बार देख लेते हैं, है ना। सपोज ये है आपका क्या है, ये टेस्टिस है, ठीक है। अब टेस्टिस से आपको पता है इस तरीके से वॉस डिफरेंस निकलती है, ठीक है। वॉस डिफरेंस आगे चल के इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्या होता है, आपकी ये हमारी सेमिनल वेसिकल होती है, ठीक है। क्विकली देख रहे हैं हम, ठीक है। सेमिनल वेसिकल है और इस तरीके से सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जो सीमेन होता है मेल में वो आ गया। अब ये वेसिकल आगे को बढ़ रही है और अब इस वेसिकल को क्या बोलते हैं, सॉरी इस डक्ट को क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। एक बार अगर सेमिनल जो डक्ट के साथ ये कांटेक्ट में आ गई है, देखो डक्ट इसके साथ जुड़ गई है ना सेमिनिकल वेसिकल की, तो अब इसे क्या बोलते हैं, मैंने बोला था आपको इजैकुलेटरी डक्ट, है ना। अब ये इजैकुलेटरी डक्ट देखो कहाँ आती है, ये आती है हमारी प्रोस्टेट में। ये हमारा एक प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, जो मेल में बेसिकली प्रेजेंट होता है ये प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ आ गई, प्रोस्टेट ग्लैंड से क्रॉस होती हुई जाती है और साथ ही साथ जो आपका मेल यूरेथ्रा है ना, यानी कि ये मान लो यूरिनरी ब्लैडर है, तो ये ब्लैडर की ओपनिंग जो होती है ये इसको क्या बोलते हैं हम, यूरेथ्रा, जो मेल फीमेल दोनों में है ओपनिंग, ठीक है। तो वो इस तरीके से ये यूरेथ्रा क्या करता है, इस इजैकुलेटरी डक्ट के कांटेक्ट में आता है। ये दोनों ही देखो एक दूसरे से कहाँ मिल रहे हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड में। और फिर क्या होता है आपका, इस तरीके से ये कंटिन्यू होके ये रक्त आगे की ओर निकल जाती है और ये फिर पेनिस में जाती है और उसके थ्रू अगर यूरिनेशन हो रहा है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, अगर ब्लैडर से यूरिन आई है तो वो भी आपके पेनिस के थ्रू बाहर आती है। और अगर टेस्टिस ने जो आपका ये बेसिकली जो सेमिनल वेसिकल से सीमेन आया है, टेस्टिस से आपका क्या आए हैं, आपके स्पर्म्स आए हैं, टेस्टोस्टेरोन है, सब मिलके ये भी आपका इजैकुलेशन के टाइम में जब भी सेक्सुअल अराउजल होता है, कोई भी मेल सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करता है, तो वो भी आपका क्या होता है, वाया पेनिस बाहर आता है, सबको पता है, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रोस्टेट ग्लैंड कर क्या रही है, देखो प्रोस्टेट ग्लैंड केवल एक क्या है आपका, आप बोल सकते हो एक तो इसका काम होता है कि जो ये ऊपर से सीमेन वगैरह आ रहा है, इसे क्या करता है, ये थोड़ा एल्कलाइन बना देता है, क्योंकि आपको पता है कि जो वेजाइना है, वेजाइना का पीएच एसिडिक है, तो क्या होगा, एल्कलाइन सीमेन रहेगा तो वो आसानी से एंट्री ले लेगा, ठीक है। एल्कलाइन होना जरूरी है प्रोटेक्शन के लिए, बेसिकली सीमेन जो आपके स्पर्म्स हैं उनके लिए। तो सिंपल सी बात ये है कि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है आपकी, आपको दिख रही है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड अपना काम तो कर रही है, लेकिन यहाँ पे एक देखो, अगर ये प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो जाए, जो कि बीपीएच में होती है, ये जो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी का पेशेंट है उसके केस में क्या होगा, ये इनलार्ज हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ये यूरिनरी ब्लैडर का जो ये यूरेथ्रा है ना, वो कंप्रेस हो जाता है। समझ रहे हो इस बात को। तो अगर मान लो ये जो यूरेथ्रा है, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर का जो ओपनिंग है, अगर वहां पे कंप्रेशन आ जाए, तो आपको लग रहा है यूरिनेशन अच्छे से हो पाएगा, नहीं होगा ना। और यूरिनेशन अच्छे से नहीं होगा तो उसकी वजह से देखो, यूरिनेशन तो नहीं हो रहा है, साथ ही साथ क्या होगा कि जो अर्जेंसी है वो बढ़ जाएगी, यानी कि यूरिनेशन इनफ्रीक्वेंट होते लगेगा, क्योंकि एक बार में आपका यूरिनेशन प्रॉपर हो नहीं पा रहा है ड्यू टू दिस कंप्रेशन। तो उसकी वजह से क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी होगा ही नहीं, और जो पर्सन है उसे बार बार यूरिनेट करने का अर्ज तो होगी, लेकिन वो प्रॉपर यूरिनेट नहीं कर पाएगा। यही होता है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी में। समझ में आ गया, ठीक है। तो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी किसी को है तो क्या होगा, यूरिनेशन नहीं होगा, ये समझ में आ रहा है आपको। तो ध्यान में रखिएगा कि जो हमारे ड्रग्स के, अब यहाँ पे हमारा यूरिनेशन को कौन कंट्रोल कर रहा है, भाई हमारे रिसेप्टर कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो हमारा क्या है, अल्फा रिसेप्टर हो, चाहे वो बीटा रिसेप्टर हो, चाहे मस्कैरेनिक रिसेप्टर हो। मैंने बोला ना, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों सिस्टम साथ में काम कर रहे हैं, है ना। तो ध्यान में क्या रखना है कि हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर में दो टाइप की मसल्स होती हैं, ठीक है। यहाँ से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं आपसे। दो टाइप की मसल है, एक होती है आपकी ट्राइगोन मसल और एक होती है हमारी डेक्स्ट्रोसर मसल। ये दो मसल्स हमारे पास हैं। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमारा जो ट्राइगोन मसल होती है, बेसिकली जो ट्राइगोन मसल है, जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, अगर इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, किसी भी वजह से अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा कि यूरिनेशन नहीं होगा, देयर विल बी नो यूरिनेशन, क्योंकि ये ट्राइगोन मसल जस्ट यहाँ पे होती है,
ये जो आपको यहाँ दिख रहा है ना, हालांकि इसके और भी पॉइंट है, लेकिन यहाँ ये यूरिथ्रल जो स्पिंक्चर होता है ना, जहां पे यूरिथ्रा ओपन हो रहा है, यूरिन यहाँ से आएगी और यूरिथ्रा से जिस पॉइंट से बाहर निकलेगी, वो जो स्पिंक्चर होता है आपका, बेसिकली वहां पे ये मसल्स होती हैं। तो ये मसल्स ज्यादातर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ही रहती हैं, ध्यान में रखिएगा। ट्राइगोन जो मसल्स होती हैं वो टाइटली क्लोज्ड ही रहती हैं। तो ये मसल जब भी कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगी तो क्या होगा, कभी भी मिक्चुरेशन नहीं होगा, और मिक्चुरेशन नहीं होगा तो आसानी से ये वाला पाथवे काम कर सकता है, जो इजैकुलेशन हो रहा है वो हो सकता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे ट्राइगोन मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट हुई तो देयर विल बी नो यूरिनेशन, ये पाथ काम नहीं करेगा, लेकिन ये वाला पाथ आसानी से चलेगा। इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू जो सीमेन आ रहा है वो आसानी से फैलस के थ्रू ड्यूरिंग सेक्स आपका रिलीज हो जाएगा। नाउ डेक्स्ट्रोसर मसल का खेल देखो, अगर डेक्स्ट्रोसर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर पाए आप किसी भी तरीके से, अगर डेक्स्ट्रोसर मसल जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आपका यूरिनेशन होगा। ध्यान रखिएगा, डेक्स्ट्रोसर मसल कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब यूरिनेशन का होना। तो डेक्स्ट्रोसर मसल भी यहीं पे होती है, जो आपका ये आपको ब्लैडर की जो नेक दिखाई दे रही है, यानी कि ये जो यूरेथ्रा वाला पॉइंट है, यहीं पे ये डेक्स्ट्रोसर मसल होती है। तो अगर इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, आपका यूरिनेशन होगा। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिए कि जो हमारे कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, अल्फा 1 रिसेप्टर। ट्राइगोन मसल में कौन से रिसेप्टर होते हैं, हमारे अल्फा 1 रिसेप्टर होते हैं। और डेक्स्ट्रोसर मसल में कौन से रिसेप्टर होते हैं भाई, हमारे बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं। हालांकि यहाँ पे हमारा मस्कैरेनिक रिसेप्टर भी होते हैं एसिटाइलकोलिन के। तो ये आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में इतना रख सकते हो आसानी से कि दो टाइप की मसल है ब्लैडर में, ट्राइगोन एंड डेक्स्ट्रोसर। ट्राइगोन अगर कॉन्ट्रैक्ट हुई तो यूरिनेशन नहीं होता है, डेक्स्ट्रोसर अगर कॉन्ट्रैक्ट हुई तो आपका यूरिनेशन होता है। अब ये कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है, ड्यू टू दीज रिसेप्टर्स। अगर अल्फा 1 रिसेप्टर्स कभी भी एक्टिवेट हुए तो यूरिनेशन नहीं होगा, अल्फा 1 के एक्टिवेशन से यूरिनेशन नहीं होता है। जबकि अगर बीटा 2 एक्टिवेट होता है या फिर आपका मस्कैरेनिक जो 3 रिसेप्टर है, M3 रिसेप्टर है, ये एक्टिवेट होता है तो यूरिनेशन होता है। इसीलिए हमने देखा है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि जो M3 जो एसिटाइलकोलिन का ही रिसेप्टर है, जब भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो यूरिनेशन होता है। ठीक है, यूरिनेशन होता है, जबकि सिंपैथेटिक के केस में आपका अल्फा 1 डोमिनेंट रहता है, इसीलिए यूरिनेशन नहीं होता है। तो अब आप खुद सोचिए आपको कौन से रिसेप्टर पे टारगेट करना चाहिए। आपको पता है बीपीएच का पेशेंट है, बीपीएच का, और उसका पहले से यूरिनेशन उसका प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि प्रोस्टेट बढ़ चुका है, यूरिनेशन नहीं हो रहा है। तो आप ये देखिए कि आप किस रिसेप्टर को ब्लॉक करना चाहेंगे। आपको पता है बीटा 2 रिसेप्टर, ठीक है, और M3 रिसेप्टर, ये तो पॉजिटिव काम कर रहे हैं, ये यूरिनेशन करवा रहे हैं, लेकिन अल्फा 1 की वजह से क्या हो रहा है, यूरिनेशन रुक रहा है। तो हम जो ड्रग यहाँ पे देंगे वो ऐसी होनी चाहिए जो अल्फा को ब्लॉक करे, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा अल्फा 1 ब्लॉकर, क्योंकि हम अल्फा 1 को ब्लॉक करेंगे सो दैट ये जो यूरिनेशन नहीं हो रहा है उसे हम कहीं ना कहीं उसे कंट्रोल कर सके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन क्यों दिया, बिकॉज इसमें क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आता है। ट्राइगोन और डेक्स्ट्रोसर मसल के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये मसल यूरिनरी ब्लैडर में ही है, दोनों के काम अलग अलग हैं। ठीक है, दोनों के काम क्या अलग हैं कि ट्राइगोन का काम ये होता है, ट्राइगोन मसल हमेशा ध्यान रखना कि बिल्कुल टाइटली रहती है, टाइट रहेगी, रिजिड रहेगी, यानी कि ये हमेशा इस तरीके से रहेगी, ये मिक्चुरेशन होने ही नहीं देगी, यूरिनेशन होने नहीं देती है ट्राइगोन मसल। इसका काम ही ये है कि मिक्चुरेशन को रोकना, यूरिनेशन को रोकना। ठीक है, और ये जब तक कॉन्ट्रैक्टेड रहेगी तो यूरिनेशन होना नहीं है। अगर किसी तरीके से आप ट्राइगोन को रिलैक्स करवा सको तो यूरिनेशन हो सकता है। तो यहाँ पे अल्फा 1 को ब्लॉक करके हम यही काम करना चाह रहे हैं। और डेक्स्ट्रोसर तो हमेशा जब भी डेक्स्ट्रोसर मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, ये स्पिंक्टर के पास होती है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुई तो आपका क्या होगा, आपका यूरिनेशन आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है, चलिए एक और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं कि डेक्स्ट्रोसर मसल में जो कॉन्ट्रैक्ट और यूरिनेशन हो रहा है ना, वो किसकी वजह से हो रहा है, M3 की वजह से।
जबकि जो बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं डेक्स्ट्रोसर मसल में, जब भी अगर बीटा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो ध्यान में रखना कि डेक्स्ट्रोसर मसल का क्या हो जाता है, रिलैक्सेशन हो जाता है। तो रिलैक्सेशन हो गया तो तब भी हमारा क्या होगा, देयर विल बी नो यूरिनेशन। इसीलिए मैंने बोला था ना कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, चाहे वो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया अल्फा 1 पे काम करे चाहे बीटा 2 पे काम करे, दोनों ही तरीके से यूरिनेशन रुकेगा, यूरिनेशन नहीं होगा। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब भी एक्टिवेट होता है तो यूरिनेशन होता है। तो ये था एक्सप्लेनेशन। हाँ, ये भी तो बता दें कि ये जो क्वेश्चन है आपका वो पूछा गया है अगेन, ये भी हमारा 2015 जो जीपैट का एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं आपसे पूछने के। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप आसानी से आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए, जैसे मैंने क्यों बोला कॉन्सेप्ट वाली बात क्यों बोली कि आप देखो, अभी मैंने एक और पॉइंट आपको बताया, क्या बताया कि जो अल्फा 1 होता है ना, अल्फा 1 रिसेप्टर की वजह से इजैकुलेशन होता है। बोला ना मैंने आपको, मैंने क्या बोला, जब भी ट्राइगोन मसल एक्टिवेट होगी या कॉन्ट्रैक्ट होगी तो यूरिनेशन तो नहीं होगा लेकिन इजैकुलेशन होगा। और यही कारण है कि ये जो अल्फा 1 एगोनिस्ट को हम किस में यूज करते हैं भाई, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग में यूज करते हैं, है ना। अल्फा 1 एगोनिस्ट पढ़ा है ना, टैमसुलोसिन, ट्राइजोसिन, क्यों यूज होते हैं, कारण यही है कि अल्फा 1 को आप एक्टिवेट करोगे तो उससे क्या होगा, जो ट्राइगोन मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगी, उसकी वजह से आपका यूरिनेशन तो नहीं होगा लेकिन जो दूसरा पाथ है आपका, जो इजैकुलेशन का जो पाथवे है वो आपका काम करेगा और आसानी से इजैकुलेशन हो जाएगा, जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग में यही प्रॉब्लम होती है भाई, जो इरेक्शन नहीं होता, इजैकुलेशन नहीं होता। तो यानी कि अल्फा 1 जो होते हैं रिसेप्टर जब भी एक्टिवेट होंगे तो ये इजैकुलेशन करवाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, हालांकि वो भी क्वेश्चन है यहाँ पे, वो मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, बल्कि यहीं पे है, देखो मैं इसे बता ही देती हूँ आपको। एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, इसी से रिलेटेड है तो इसे यहीं पे मेंशन कर देते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फा अल्फा 1A, अच्छा ये तो यही हो गया मुझे लग रहा है ना, यही वाला क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, हाँ लेकिन ये क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया है, वो उसी का है, मैं वही बता दूं आपको। एंटागनिस्ट, which of the following alpha 1A antagonist used in treatment of BPH। अब यहाँ पे डायरेक्टली, वहां पे तो हमसे पूछा था कि कौन सा रिसेप्टर काम करेगा, है ना, तो हमने बोला कि अल्फा 1 को ब्लॉक करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। अब इन्होंने पूछा है कि अल्फा 1 ब्लॉकर का नाम बताइए कौन सा है, तो इसका आंसर मैं भी बता चुकी हूँ आपको। अगर ऑप्शन में आपको कहीं पे भी प्राजोसिन, टैमसुलोसिन दिख रहा है तो वही इसका आंसर होगा। ऑप्शन में यही आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखो इन्होंने क्या क्या दिए थे। प्रोपेनोलॉल दिया था जो कि बीटा ब्लॉकर है, आपको पता है, तो इसे साइड करेंगे, गलत ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया है टैमसुलोसिन, जो कि करेक्ट है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया है फिनेस्टेराइड। फिनेस्टेराइड सबको पता है ये क्या है, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर है, हालांकि ये भी बीपीएच में यूज होता है लेकिन ये अल्फा 1 रिसेप्टर पे काम नहीं करता है। ये क्या है, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर है। 5 अल्फा रिडक्टेज कहाँ काम आता है भाई, टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए काम आता है ना। टेस्टोस्टेरोन से डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन किससे बनता है, 5 अल्फा रिडक्टेज से, और डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ही एक्टिव फॉर्म होती है। और टेस्टोस्टेरोन के ज्यादा होने की वजह से भी आपका बीपीएच होता है, पता है ना, नहीं पता है तो भी ध्यान में रख लो। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होने की वजह से भी होता है। तो फिनेस्टेराइड यूज जरूर होता है लेकिन ये अल्फा 1A एंटागनिस्ट नहीं है, ये क्या है आपका 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर है। ये टेस्टोस्टेरोन को एक्टिव फॉर्म में आने नहीं देता है, तो टेस्टोस्टेरोन के ज्यादा होने की वजह से ही भाई बीपीएच हो रहा था, तो उस प्रॉब्लम से हम बच जाएंगे। तो ये फिनेस्टेराइड इसका ऑप्शन क्यों नहीं है ये मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट है हमारा सिल्डेनाफिल। सिल्डेनाफिल भी आपको पता है इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग में यूज होती है ड्रग, ये फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर है। ठीक है, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर, ये इरेक्शन करवाने में हेल्प करती है। ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, तो राइट आंसर टैमसुलोसिन है। ठीक है,
तो ये भी इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है आपसे क्वेश्चन, ठीक है। वहां पे हमें टारगेट पूछ लिया था कि कौन से रिसेप्टर पे काम कर रहा है, यहाँ पे हमसे स्पेशली ड्रग पूछ ली गई है। और यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, आपको लगेगा कि फिनेस्टेराइड भी यूज होता है, लेकिन फिनेस्टेराइड का जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, ये भी एक बार आया था, अब मुझे याद नहीं है कब आया था। ये जो अल्फा 1A है ना, जो हमारे अल्फा 1 रिसेप्टर होते हैं ना, ये आपके दो टाइप के होते हैं मेजर, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे टाइप है, एक होता है हमारा अल्फा 1A, एक होता है अल्फा 1B, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे कि जो अल्फा 1A एंटागनिस्ट क्यों बोला, क्योंकि अल्फा 1A जो होते हैं ये हमारे ब्लैडर में, इजैकुलेटरी डक्ट में, यानी कि आप कह सकते हो कि जो हमारा यूरिनरी सिस्टम या फिर हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें ये अबंडेंट अमाउंट में होते हैं, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स में नहीं होते हैं। ब्लड वेसल्स में कौन से होते हैं आपके, अल्फा 1B। और यही कारण है कि हम सिलेक्टिवली अल्फा 1A एंटागनिस्ट हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर मान लो तुमने किसी को बीपीएच के ट्रीटमेंट के लिए ड्रग दे दी जो आपकी अल्फा 1B पे भी काम करती है, तो होगा क्या, बीपी बिल्कुल कम चला जाएगा, क्योंकि अल्फा 1 की वजह से क्या होता है, बीपी बढ़ता है ना, हाइपरटेंशन होता है ना, वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो हमें ऐसा साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट नहीं चाहिए, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, जो आगे आने वाले एमसीक्यूज में हम डिस्कस करने वाले हैं। समझ में आ गया ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी आपकी फॉर्म है जो यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट है, अल्फा 1A। अल्फा 1B कहाँ होती है, हमारी ब्लड वेसल्स में होती है, तो इसीलिए हम सिलेक्टिव अल्फा 1A एंटागनिस्ट को यूज करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। माइस्थेनिया ग्रेविस से रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपका। क्या है देखो, इन द डायग्नोसिस ऑफ इन द diagnosis of माइस्थेनिया ग्रेविस, जिसको मैं एमजी लिख रही हूं, ओनली वन ड्रग इज यूज्ड एज ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ फोनियम, एड्रोफोनियम, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो माइस्थेनिया ग्रेविस पढ़ाया है मैंने, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि माइस्थेनिया ग्रेविस है क्या। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। हमें पता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है भाई, एसिटाइलकोलिन होता है। एसिटाइलकोलिन के पास दो रिसेप्टर हैं बाइंड होने के लिए, एक मस्कैरेनिक और एक निकोटिनिक, है ना। मस्कैरेनिक के फिर सब टाइप आ जाते हैं M1, M2, M3, और निकोटिनिक के भी सब टाइप आ जाते हैं NM और NM, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिसेप्टर हमें जिसकी हम बात करेंगे वो कौन सा है, NM रिसेप्टर, यानी कि ये वो रिसेप्टर है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, नाम ही इस वजह से मिला है इसे NM, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ये है। तो यानी कि ये हमारे मसल्स को कंट्रोल करता है, मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसे कंट्रोल करेगा। अगर ये रिसेप्टर नहीं होंगे तो हमारी मसल्स काम नहीं करेंगी, पैरालिसिस की स्टेज आ जाएगी। समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक। तो होता क्या है, ये जो रिसेप्टर है, ये हमारे माइस्थेनिया ग्रेविस के केस में होता क्या है कि इन रिसेप्टर्स के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाता है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो बाहर किसी वजह से हुई है, हमारा ही इम्यून सिस्टम गड़बड़ करना स्टार्ट कर देता है, इन रिसेप्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देता है। तो अब लगातार जिस भी इंसान को माइस्थेनिया ग्रेविस है उसके बॉडी में क्या हो रहा है, लगातार इन रिसेप्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रही है और लगातार इन रिसेप्टर्स का डिग्रेडेशन हो रहा है। और हमें पता है कि एसिटाइलकोलिन जो है वो इन्हीं रिसेप्टर से बाइंड होके क्या करता है, आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन शो करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन शो करता है, और इसी की वजह से मसल्स में आपकी स्ट्रेंथ रहती है, मोबिलिटी रहती है। तो होगा क्या बताओ, एसिटाइलकोलिन के को जब एनएम रिसेप्टर नहीं मिलेंगे तो उससे क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, मसल्स में वीकनेस आ जाएगी, और फाइनली ऐसा होते होते जब एनएम रिसेप्टर बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे तो पैरालिसिस की स्टेज आ जाएगी, मसल्स काम करना ही बंद कर देंगी। यही होता है माइस्थेनिया ग्रेविस के केस में।
ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बात ये आती है कि भाई पता कैसे लगाओ कि आपका जो प्रॉब्लम है वो माइस्थीनिया ग्रेविस की है कि किसी इंसान को। अब ये देखो, अगर हाँ, ट्रीटमेंट क्या होगा, ऑप्शन ऑब्वियसली बात है कि अगर हमें पता है कि एनएम रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रही है तो हम क्या ट्राई करेंगे, क्या क्या ट्राई कर सकते हैं। हमारी अप्रोच अलग अलग हो सकती है। या तो हम एंटीबॉडीज को रोकें, ठीक है, इसीलिए हम एंटीबॉडीज बनाते हैं, ऐसी ड्रग्स बनाते हैं जो एंटीबॉडी को ब्लॉक करें, जो एनएम रिसेप्टर एंटीबॉडी होती है उनके अगेंस्ट काम करे। ऐसी भी ड्रग्स हमारे पास अवेलेबल है। ये तो एंटीबॉडी लेवल पे काम कर लिया। दूसरा काम हम क्या करते हैं, हमें पता है कि ये जो एनएम रिसेप्टर है धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम एनएम रिसेप्टर को हम ऑक्यूपाई कर पाए ताकि एसिटाइलकोलिन अपना मैक्सिमम रिस्पॉन्स दे पाए। तो इसीलिए हम ट्राई करते हैं कि एसिटाइलकोलिन के लेवल को हम मेंटेन कर सके, क्योंकि एसिटाइलकोलिन के साथ भी यही होता है कि एक बार न्यूरॉन से रिलीज हो गया तो वापस उसका अपटेक हो जाता है और कुछ बहुत वो लोकल डिग्रेड भी हो जाता है। तो हमें ये होने से रोकना है, हमें एसिटाइलकोलिन को बचा के रखना है ताकि मैक्सिमम जितना भी एसिटाइलकोलिन है वो बचे हुए रिसेप्टर से मैक्सिमम अमाउंट में बाइंड हो सके और मैक्सिमम रिस्पॉन्स आपका आ सके। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, एसिटाइलकोलिन का डिग्रेडेशन कौन करता है भाई, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज हमारा एक एंजाइम है जो इसको क्या करता है, आपका डिग्रेड करता है। तो हमारा टारगेट यही होता है, हम इस एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज के इनहिबिटर्स देते हैं जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ा रहे और वो मैक्सिमम जितने रिसेप्टर बचे हुए उनसे बाइंड होकर अपना कॉन्ट्रैक्शन शो करे। तो एसिटाइलकोलिन, ये सारे जो आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये सारे एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स है। ये सारी ड्रग्स कहीं ना कहीं एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करती हैं, जिससे हम एसिटाइलकोलिन के लेवल को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जंक्शन में रख सकते हैं और इफेक्ट आ सकता है। तो ये इस मैकेनिज्म पे काम करती है। और क्या कर सकते हो भाई, एंटीबॉडी के अगेंस्ट काम कर लिया, एक काम कर सकते हैं कि भाई जो हमारी थाइमस ग्लैंड है उसी को हटा देते हैं, क्योंकि वहीं से हमारी क्या है, ये टी सेल बी सेल यहाँ बन रही हैं और मतलब इम्यूनिटी वहीं से आ रही है, तो हम थाइमेक्टोमी करा देते हैं, थाइमस ग्लैंड को ही हटा देते हैं, सो दैट आपका जो ऑटो इम्यूनिटी का स्टार्टिंग, इम्यूनिटी की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, टी सेल से ही होती है, टी सेल ही बी सेल को एक्टिवेट करती है। तो थाइमस ग्लैंड से ये बन रही है टी सेल, तो वो ही हटा दोगे तो वो टी सेल ही नहीं बनेंगी, तो बी सेल कहाँ एक्टिवेट होंगी और फिर एंटीबॉडी कहाँ से बनेंगी। ठीक है, अलग अलग तरीके हैं। प्लाज्मा फेरेसिस भी करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, प्लाज्मा को बार बार आप क्या करते हो, फिल्टर करते रहते हो ताकि एंटीबॉडी उससे हटाते रहो। ठीक है, ताकि वो एनएम रिसेप्टर को टारगेट ना कर पाए। समझ में आ गया। तो ये ऑप्शन, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अभी फोकस करते हैं जो क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है। तो इनमें से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी। तो सारी की सारी एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर है। ठीक है, सारी की सारी इस एंजाइम को इनहिबिट करती है। तो इनमें से एक कैसे हम सिलेक्ट करें, तो ध्यान रखो कि हमें डायग्नोसिस करनी है। हमसे पूछा जा रहा है, ट्रीटमेंट नहीं पूछा है हमसे पूछा है डायग्नोसिस। ठीक है, कैसे पता लगाओगे, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि डायग्नोसिस के लिए हमें चाहिए होती है शॉर्टर एक्टिंग ड्रग जो कि कुछ टाइम के लिए काम करे और क्विक करे। ठीक है, मतलब थोड़े ही सेकंड में अपना इफेक्ट दिखा दे और कुछ ही मिनट में वो आपकी क्लियर भी हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए आप ध्यान रखेंगे, ये ऊपर की तीनों जो आपको ड्रग दिख रही है, नियोस्टिग्मिन, पाइरिडोस्टिग्मिन, पाइसोस्टिग्मिन, ये सारी लॉन्गर एक्टिंग एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर है। इनके रेस्पॉन्स को आने में 15 से 30 मिनट लग जाते हैं और फिर उसके बाद इसके रिस्पॉन्स बहुत लंबे टाइम तक मेंटेन्ड भी रहता है। जबकि जो हमारी लास्ट ड्रग है एड्रोफोनियम, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, आपकी फास्ट एक्ट करती है। विद इन 30 to 60 सेकेंड इसका इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है और 2 से 5 मिनट के अंदर खत्म भी हो जाता है। तो ये ड्रग आप सोचो, आप ट्रीटमेंट के लिए यूज करोगे, ट्रीटमेंट के लिए तो ऐसी ड्रग यूज करोगे ना जो लंबे टाइम तक काम करे। ऐसी शॉर्ट ड्रग, एक्टिंग ड्रग को तो आपकी जरूरत नहीं है। तो हमेशा ध्यान क्या रखना है आपको, एड्रोफोनियम। पहली बात तो इसका आंसर एड्रोफोनियम ही है, क्योंकि और कभी कभी घुमा के क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि एड्रोफोनियम को ही क्यों यूज किया जा रहा है, तो आंसर यही होगा क्योंकि एड्रोफोनियम शॉर्टर एक्टिंग है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत शॉर्ट है। तो ये बिल्कुल आपकी क्या रहेगी, फेवरेबल आपके लिए रहेगी फॉर डायग्नोसिस। ठीक है, अगर किसी इंसान को मान लो आपके पास पेशेंट आ रहा है, आपको शक है कि उसे माइस्थीनिया ग्रेविस है, तो आपने उसे एड्रोफोनियम इंजेक्ट कर दिया। एड्रोफोनियम भी 2 में दिया जाता है, सबसे पहले 2 mg दिया जाता है, फिर उसको अप टू 10 mg तक दे देते हैं। देने के बाद
अगर क्या हो रहा है आपका, मान लो मसल वीकनेस में इंप्रूवमेंट आ रहा है, इसे देने के बाद अगर आपकी मसल में इंप्रूवमेंट आ रहा है, आपके रिस्पॉन्स अच्छे आ रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे कि भाई हाँ माइस्थेनिया ग्रेविस ही है, क्योंकि मसल्स में जो प्रॉब्लम थी, जो वीकनेस आई थी, वो माइस्थेनिया ग्रेविस में ही आती है ना। इंप्रूवमेंट हुआ तो ठीक है। अगर मान लो कोई पर्सन ऐसा है जिसे माइस्थेनिया ग्रेविस थी नहीं और आपने एड्रोफोनियम दिया होगा, तो क्या होगा, एसिटाइलकोलिन का लेवल बहुत ज्यादा हो गया, एनएम रिसेप्टर एज इट इज है, कोई डिग्रेडेशन हुआ नहीं है, क्योंकि उस इंसान को आपका माइस्थेनिया ग्रेविस है ही नहीं, तो एसिटाइलकोलिन सारा का सारा, सारे के सारे एनएम रिसेप्टर से बाइंड होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज्यादा फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल्स में, और इसकी वजह से आप इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोलिनर्जिक क्राइसिस बोलते हैं। यानी कि जब बहुत ज्यादा क्या हो रहा है आपका, बहुत ज्यादा कोलिनर्जिक सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो गया है। तो अगर ऐसा आपको दिख रहा है कि भाई रिस्पॉन्स ऐसे आ रहे हैं कि बहुत ज्यादा मसल ट्विचिंग और फैसिकुलेशन आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि इसको माइस्थेनिया ग्रेविस नहीं था, इसको हो गई है कोलिनर्जिक क्राइसिस, यानी कि इसमें एसिटाइलकोलिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और आपने ये दे ही रखा है, ये तो और ज्यादा बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो ये आपका क्या है, आपको पता होना चाहिए, ये इसका राइट आंसर रहेगा। और हमेशा ध्यान रखेंगे, एंटीडोट की तरह एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से ना एंटीडोट की तरह कौन सा यूज किया जाता है। मान लीजिए किसी को क्या हो गया है, अगर मान लीजिए किसी को एट्रोपिन की पॉइजनिंग हो गई है, बेलाडोना पॉइजनिंग हो गई है, तो आप कौन सा, आपको पता है कि एट्रोपिन क्या है, एसिटाइलकोलिन का एंटागोनिस्ट है। किसी की बॉडी में आपने एट्रोपिन की टॉक्सिसिटी हो गई है, तो आप क्या ट्राई करोगे कि उसका एसिटाइलकोलिन लेवल आप बढ़ाओगे, क्योंकि एट्रोपिन क्या करता है, आपका एसिटाइलकोलिन के जो मस्करानिक रिस्पॉन्स है उनको ब्लॉक कर देता है। तो आप क्या ट्राई करोगे भाई, एसिटाइलकोलिन को रिप्लेनिश करने की कोशिश करोगे। तो हमेशा एट्रोपा जो बेलाडोना पॉइजनिंग होती है, उसमें हम एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर ही देते हैं, क्योंकि इनकी वजह से एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ने वाला है। तो पूछा जाता है कि कौन सा देते हो, तो कौन सा देते हैं, हमेशा ध्यान रखना फाइसोस्टिग्मिन दिया जाता है। और रीजन क्या है कि फाइसोस्टिग्मिन एकमात्र ऐसा आपका आप बोल सकते हो एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंट्री ले लेता है, ट्रिपल बी को क्रॉस कर जाता है। तो अगर एट्रोपा की वजह से, एट्रोपिन की वजह से जो सीएनएस में साइड इफेक्ट हो रहे हैं ना, डिजीनेस, हेलुसिनेशन, डिलीरियम, सीजर्स, ये सारी जो चीजें हो रही है ना, ये उसे भी ब्लॉक करेगा। अगर आप इन्हें दे दोगे तो ये आपका वो काम नहीं करेंगे, जबकि फाइसोस्टिग्मिन ये काम करता है, इसीलिए इसे हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको इससे रिलेटेड अपने दिमाग में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपसे पूछा गया है 2010, ठीक है, 2010 में ये क्वेश्चन आया है, जीपेट के एग्जाम में ही ये पूछा गया है। मैं ज्यादातर कोशिश यही कर रही हूँ कि वहीं से क्वेश्चन लिए जाए, सो दैट आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो, नेशनल लेवल का एग्जाम आपको पता है जीपेट का होता है, तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ही बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में आपको ये रखना है। चलिए, तो ये माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया। इसके साथ साथ एड्रोफोनियम के साथ एक और टेस्ट होता है, भाई इसको क्या बोलते हैं, ये भी एक बार क्वेश्चन आया था। ये तो बल्कि जब हमने एग्जाम दिया था ना, मुझे पता नहीं कौन से ईयर की बात है, बहुत बार दे चुकी हूँ क्योंकि, तो एड्रोफोनियम से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया था कि कौन सा, हमसे पूछा था कि जो एम्लियोरेटिव टेस्ट है, इस तरीके से पूछा गया था, एड्रोफोनियम जो होता है कौन से टेस्ट में यूज होता है, या फिर इस तरह दोनों तरीके से कैसे भी पूछा हो सकता है। तो इसका आंसर था कि एम्लियोरेटिव टेस्ट इसे बोलते हैं। एड्रोफोनियम जब यूज होता है आपका डायग्नोसिस के लिए, उसे बोलते हैं एम्लियोरेटिव। एम्लियोरेटेड मतलब आप माइस्थेनिया ग्रेविस को ट्रीट करने जा रहे हो, यानी कि आपको पता है एड्रोफोनियम से माइस्थेनिया ग्रेविस ट्रीट होगा, तो ये एक एम्लियोरेटिव टेस्ट है। ठीक है, जबकि एक होता है प्रोवोकेटिव टेस्ट, यानी कि जिसमें हम माइस्थेनिया ग्रेविस को प्रोवोक कर रहे हैं, हम ऐसी ड्रग से टेस्ट कर रहे हैं, डायग्नोसिस कर रहे हैं, जो हमें पता है कि माइस्थेनिया ग्रेविस अगर किसी को होगा तो वो नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी, जबकि एड्रोफोनियम अगर माइस्थेनिया ग्रेविस होगा तो पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगी, इसलिए इसको एम्लियोरेटिव बोलते हैं। और अगर आप ट्यूबोकुरेरिन को यूज कर रहे हो तो टेस्ट के लिए, तो उसे बोलते हैं हम प्रोवोकेटिव टेस्ट। प्रोवोकेटिव टेस्ट। ट्यूबोकुरेरिन क्या होता है भाई, एनएम रिसेप्टर एंटागनिस्ट है ये। ठीक है, अब आपको पता है अगर किसी को माइस्थेनिया ग्रेविस है, पहले से ही एनएम रिसेप्टर उसके क्या हुए हैं, आपके
खत्म होते जा रहे हैं, और ऊपर से आपने ऐसी ड्रग दे दी आपने टेस्ट के लिए जो बचे कुछ एनएम रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर देगी। तो इसका मतलब अगर इसने आपने किसी को ट्यूबरकुलिन दिया और उसके बाद वो और भी ज्यादा बदतर हालत में चला गया, वर्सनिंग हो गई सिम्टम की, तो आप समझ लीजिए कि उसे माइस्थीनिया ग्रेविस था, क्योंकि एक तो पहले से ही एनएम रिसेप्टर नहीं थे, ऊपर से आपने ऐसी ड्रग दे दी जो एनएम रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, ट्यूबरकुलिन, तो और भी ज्यादा आपका हालत खराब हो जाएगी। और अगर अगर इम्प्रूवमेंट आ गया, अगर इम्प्रूवमेंट आ गया तो आप ये समझ लेंगे कि भाई माइस्थीनिया ग्रेविस नहीं था, इसको बेसिकली कोलिनर्जिक क्राइसिस की वजह से, क्योंकि दोनों में सिम्टम्स थोड़े बहुत एक जैसे ही आते हैं, तो जो प्रॉब्लम थी वो कोलिनर्जिक क्राइसिस की वजह से थी, जिसे आपने ठीक कर दिया, आपने एनएम रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया, तो एसिटाइलकोलिन ज्यादा था तो कोई बात नहीं, एनएम रिसेप्टर उसे मिलेंगे नहीं, वो रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो ये होता है प्रोवोगेटिव टेस्ट। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों ड्रग्स यूज होती है और दोनों का रेस्पेक्टिव टेस्ट के नाम याद रखने हैं। याद क्या, अगर समझ के पढ़ोगे तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन आया हुआ है आपका। एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है नेजल डिकंजेस्टेंट के ऊपर, ये क्वेश्चन है, देख लेते हैं नेजल डिकंजेस्टेंट के ऊपर क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए, क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग drugs are often used as both prescription and over the counter, OTC जिसे बोलते हैं, over the counter drug या over the counter nasal decongestant, अब इससे क्या समझ रहे हो, इसका मतलब ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि प्रेस्क्रिप्शन पे भी ली जाती है, डॉक्टर प्रेस्क्राइब भी करते हैं, और आप ओवर द काउंटर ओटीसी ड्रग है, आप जनरली वैसे भी यूज कर सकते हो नेजल डिकंजेस्टेंट की तरह, ठीक है। तो प्रेस्क्रिप्शन में भी मिलेगी और ओटीसी भी है, ये कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट प्रेस्क्रिप्शन भी आपको ये ड्रग मिल सकती है। तो आप इसमें पहले देख लेते हैं हमारा कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं और फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। अल्फा 2 एगोनिस्ट, ड्रग का नाम नहीं है, टारगेट का नाम दिया हुआ है, ड्रग तो बहुत सारी आती है ना। अल्फा 1 एगोनिस्ट, सी ऑप्शन है हमारे पास अल्फा 1 एंटागनिस्ट, ठीक है, एंटा लिखा हुआ है, एंटागनिस्ट है, ठीक है, एंड बीटा 2 एगोनिस्ट। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व फटाफट से। देखो अब आपसे, अब सब चीज ये समझ में आ गया कि प्रेस्क्रिप्शन ओवर द काउंटर आपको समझ में आ गया। बात किसकी की जा रही है ओवरऑल, इसको पढ़ने का रीजन ये है कि नेजल डिकंजेस्टेंट की बात हो रही है। नेजल डिकंजेस्टेंट क्या होते हैं, जो कि नेजल कंजेशन को कम करेंगे। अब पहले तो बात आती है कि नेजल कंजेशन होता क्यों है। हमेशा ध्यान रखेंगे नेजल कंजेशन कब होता है, जब आपका जो नेजल ब्लड वेसल है ना, जो आपकी नेजल कैविटी में जो ब्लड वेसल सप्लाई हो रही है, जब वो डायलेट हो जाती है। ब्लड वेसल के डायलेट होने की वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा आपका म्यूकस प्रोडक्शन होने लगता है। हमेशा ध्यान रखना, आंखों से आपका एक्वस ह्यूमर बन रहा है, वो भी इस वजह से हो रहा है क्योंकि वहां पे ब्लड वेसल्स डायलेट हुई है, इसीलिए ब्लड से ही तो बन रहा है। जितने भी फ्लूइड हैं आपके कहाँ से बन रहे हैं, आपके ब्लड से ही तो ले रहे हैं वो, जो भी वो चाहिए, है ना। तो वैसे ही क्या होता है, हमारा जो नेजल में जो कैविटी में जो म्यूकोसा है बेसिकली वो ब्लड से बन रहा है। तो क्या होता है, नेजल जब कंजेशन होता है तो हमारी जो नेजल कैविटी में जो ब्लड वेसल सप्लाई हो रही है ना, वो डायलेट हो जाती है, तो ज्यादा से ज्यादा म्यूकस आपका बनना स्टार्ट हो जाता है, और उस ज्यादा म्यूकस की वजह से क्या होने लगता है, आपके नाक में कंजेशन हो जाता है। बस यही तो है नेजल कंजेशन। बहुत बार बच्चे पूछते हैं मैम आपने नेजल कंजेस्टेंट पढ़ा या नहीं, आपने पढ़ा, आपने अल्फा जब एड्रेनर्जिक ड्रग्स आपने पढ़ी होती तो आपको वहां पे वो लेक्चर में मिलता, ठीक है। तो नेजल जो कंजेशन होता है वो समझ में आ गया कि ब्लड का फ्लो, ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई हैं, तो ब्लड का फ्लो ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा म्यूकस बन रहा है और उसने नाक में कंजेशन कर दिया है। तो अब इसका इलाज क्या है भाई,
पहला सिंपल सी बात है कि उन ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करा दो। ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो क्या होगा, ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, म्यूकस कम से कम बनेगा, कंजेशन आराम से रिलीफ हो जाएगा। यही तो होता है। चलिए ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि नेजल कंजेशन का मतलब होता है कि ब्लड वेसल्स डायलेट हुई हैं, तो हमें नेजल डीकंजेस्टेंट क्या करेंगे, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे। तो आप अब ये देखिए कि जब आपने एड्रेनर्जिक मैंने सिस्टम आपको पढ़ाया था, सारे रिसेप्टर का आपको डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया था, अब अगेन वही बात आती है, इसीलिए जरूरी है कि सारे रिसेप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन आपको आना चाहिए। जो रिसेप्टर हैं वो सारे समझ में आने चाहिए कि अल्फा 1 की लोकेशन क्या है, क्या इफेक्ट आता है, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, सेम विद मस्कैरिनिक निकोटिनिक रिसेप्टर। ठीक है, तो अभी फिलहाल वहां पे नहीं जा रहे, यहीं पे रहो। तो देखो क्या होगा, तो आपको पता है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है कि जो हमारे अल्फा 1 रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, अल्फा 1 रिसेप्टर क्या करते हैं, आपका वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं। क्या करते हैं, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं। और जो बीटा रिसेप्टर होते हैं आपके, बीटा 2 की बात कर लो, चलो ये क्या करते हैं, आपके वैसो डायलेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्फा बीटा की ही बात हो रही है ओवरऑल, और तो कुछ ऑप्शन में गिवन नहीं है। तो आपको क्या चाहिए, आप बताओ, आपको अगर नेजल डीकंजेशन करवाना है तो आपको कॉन्स्ट्रिक्शन चाहिए या डायलेशन चाहिए, क्या चाहिए, कॉन्स्ट्रिक्शन चाहिए ना। तो इसीलिए जो हमारे अल्फा 1 एगोनिस्ट होते हैं वो यूज होते हैं एज नेजल डीकंजेस्टेंट। अगर नाक में कंजेशन हो रहा है तो अल्फा 1 एगोनिस्ट दीजिए, तो उसकी वजह से वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ब्लड का फ्लो कम होगा, कम म्यूकस बनेगा, प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये आपका राइट आंसर होगा, अल्फा 1 एगोनिस्ट। ध्यान में रखेंगे, नेजल डीकंजेस्टेंट कौन से होते हैं, हमारे अल्फा 1 एगोनिस्ट। ठीक है, जिसमें आपकी नेफाजोलिन आती है, ऑक्सीमेटाजोलिन आती है ना। तो वो सारी ड्रग आप याद करेंगे, वो आपको क्लासिफिकेशन से याद हो जाएगी, उसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक, ये क्वेश्चन कब आया था भाई, ये आया था 2016। ठीक है, ये आया था आपका 2016, जो जीपेट का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो किसी भी तरीके से पूछे तो वो आपको समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट भी साथ में रिवाइज कराते चल रही हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे क्या पूछा जा रहा है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हो तो इजीली आंसर कर दोगे, नहीं समझते हो तो भाई प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको लगेगा पता नहीं कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर की बात हो रही है, ये ब्लड प्रेशर इन नॉर्मल पेशेंट but not in patient with heart transplant। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जो किसी नॉर्मल इंसान को अगर आप दोगे, जिसका हार्ट नॉर्मल है, अपना ही हार्ट है, उसके हार्ट में अगर एक्ट करेगी तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर बढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर किसी पर्सन को हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है, अगर ऐसे इंसान को आप ये ड्रग दोगे तो वहां पे ये काम नहीं करेगी। ठीक हो गया, समझेंगे इसे। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना है पूरा। ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से हैं, फिर डिस्कस करेंगे। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है इपिनेफ्रीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एड्रेनलिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है नॉर इपिनेफ्रीन, जिसे नॉर एड्रेनलिन भी बोलते हैं, नॉर इपिनेफ्रीन। नेक्स्ट हमारे पास है टायरामीन, ठीक है, टायरामीन। और लास्ट हमारे पास है फिनाइल एलानिन। चलिए भाई, ये हमारे पास आ गया है, और अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि आपका बेसिकली ये किस चीज की बात हो रही है। ठीक है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर सबको समझ में आता है। ठीक है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है आपका,
जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस टाइम पे आपकी ब्लड वेसल्स पे जो आपकी मेन एर्टा के आसपास जो आपका प्रेशर लग रहा है वो सिस्टोलिक है, ठीक है। और जब आपका हार्ट रिलैक्स्ड है, आप उसने ब्लड को पंप कर दिया है, अब वो रिलैक्स्ड है, उस टाइम पे जो आपका आर्टरियल वॉल पे जो प्रेशर है वो डायस्टोलिक प्रेशर है, क्योंकि सिस्टोल का मतलब ही कॉन्ट्रैक्शन होता है और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन, इसीलिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, डायस्टोलिक कम होता है। पढ़ा है ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिस्टोलिक डायस्टोलिक समझ में आ गया, यानी कि दोनों का रिलेशन हमारे हार्ट से है। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा उस टाइम पे जो ब्लड वेसल पे प्रेशर है वो सिस्टोलिक है, हार्ट जिस टाइम पे रिलैक्स है उस टाइम पे जो प्रेशर है वो आपका क्या है, डायस्टोलिक है। ठीक हो गया। बाकी इससे और भी आगे चल के जो एमसीक्यूज आएंगे इसके बारे में और भी डिस्कशन होगा, फिलहाल के लिए इतना, ठीक है। अब बात ये की जा रही है, मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हमसे बोला जा रहा है कि नॉर्मल कोई इंसान है, यानी कि जैसे हम है, हमारे पास अपना ही हार्ट है, ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है, अगर हमें ये ड्रग दी जाए इनमें से, तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर आपके क्या होंगे, बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि आपको पता है ये चारों के चारों एड्रेनर्जिक सिस्टम पे काम करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे काम करने वाली ड्रग्स हैं, तो इसीलिए इनको लिख भी लो फटाफट से। ये दोनों तो आपकी क्या होती हैं, किस में आती हैं भाई, अगर क्लासिफिकेशन याद हो, ये डायरेक्ट सिंपैथो मिमेटिक ड्रग है, यानी कि डायरेक्ट एक्ट करती हैं, रिसेप्टर पे एक्ट करेंगी, आप इन्हें दोगे तो ये अपनी रिसेप्टर पे काम करेंगी। आपको पता है कि अगर हार्ट की मैं बात करूं तो कौन सा रिसेप्टर होता है हार्ट पे, बीटा 1 रिसेप्टर होता है, जिसपे ये काम करेंगी, हार्ट रेट को बढ़ा देंगी, जो भी कार्डियक आउटपुट है वो बढ़ेगा, और अल्टीमेटली अल्फा 1 पे काम करेगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ये तो पता है ना हमें, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मेजर जो रिसेप्टर है वो कौन से हैं, बीटा 1 एंड अल्फा 1, ठीक है। बीटा 1 की वजह से क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, और अल्फा 1 की वजह से बीपी बढ़ेगा, यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, मेजर की बात की है मैंने, हालांकि और भी रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। अब बात करो टायरामीन की। टायरामीन हमेशा ध्यान रखना ये इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग है। तो ये इनडायरेक्ट क्यों बोला, क्योंकि ये किसी रिसेप्टर में, ये बीटा 1 अल्फा 1 ऐसे रिसेप्टर में बाइंड नहीं होती है, ये इनडायरेक्टली कैसे काम करती है, ये आपका एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन में भी नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को आपका बढ़ा देती है नर्व टर्मिनल से, और नॉरएपिनेफ्रिन ज्यादा होगा तो वो इन रिसेप्टर से बाइंड होकर अपना रिस्पॉन्स देगा, अभी उसे मैं बताऊंगी आपको कैसे, ठीक है। इसलिए ये इनडायरेक्ट सिंपैथोमाइमेटिक है, क्योंकि डायरेक्ट रिसेप्टर पे ये खुद बाइंड नहीं हो रही है, ये क्या करती है, नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को बढ़ाती है नर्व टर्मिनल से, और फिर वो नॉरएपिनेफ्रिन इस पे जाके अपना इफेक्ट दिखाता है। नाउ कम्स टू फिनाइलएलानिन। फिनाइलएलानिन आपने पढ़ा हुआ है, ये क्या है आपकी, फिनाइलएलानिन कहाँ पे पढ़ी थी आपने, ये अल्फा एगोनिस्ट ड्रग है, ठीक है, या ये बोल सकते हो एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग है। तो ये जनरली आपकी इन्हीं की तरह काम करेगी रिसेप्टर पे, ठीक है, जैसे इपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन काम करते हैं वैसे ही फिनाइलएलानिन भी काम करने वाली है, ऐसा कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होगा। तो अब देखो क्या होगा, अब आपको समझ में आ रही है, आउट ऑफ दीज 4 ड्रग्स 3 जो है आपकी वो डायरेक्टली रिसेप्टर पे काम कर रही है, यानी कि इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड फिनाइलएलानिन। जब भी आप इन्हें दोगे, चाहे आपने बाहर से दी, चाहे आपकी बॉडी में ये बन रहे हो, ये क्या करती है, आपकी रिसेप्टर पे बाइंड होती हैं और अपना रेस्पॉन्स देती हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो देंगी, ठीक है। अगर वो मान लो मेरा हार्ट है, ठीक है, तो तब भी ये रेस्पॉन्स देंगी, और अगर मेरे को हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, किसी दूसरे का हार्ट लगा हुआ है, तो उसमें भी वो रिसेप्टर होंगे, तो वहां पे भी ये रिस्पॉन्स देगी। लेकिन टायरामीन का केस अलग है, टायरामीन इनडायरेक्टली काम करती है, कैसे करती है देखो, ये हमारा नर्व टर्मिनल है, ठीक है, ये है, और यहाँ पे आपका हार्ट है, सपोज ये आपका हार्ट है, ठीक है, इस तरीके से कर लीजिए, ठीक। तो क्या हुआ देखो, नर्व टर्मिनल से आपको पता है यहाँ पे वेसिकल्स हैं, जिसके अंदर कौन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, ठीक है। तो नॉरएपिनेफ्रिन क्या होता है, इस तरीके से रिलीज होता है, और फिर हार्ट पे अपने रिसेप्टर हैं इसके बीटा 1 अल्फा 1, बीटा 1 है हार्ट में, वहां काम करेगा, ब्लड वेसल्स में आपका अल्फा 1 है, वहां काम करेगा और अपना रेस्पॉन्स देगा, यही होता है। अब टायरामीन क्या करता है देखो, टायरामीन क्या करता है, इस तरीके से आप जब टायरामीन लेते हैं तो टायरामीन यहाँ पे हमारे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, इनको यूज करता है और चला जाता है कहाँ, नर्व टर्मिनल में। जब भी आप कहते हैं ना टायरामीन रिच फूड,
यानी कि जिनमें टायरामीन है, जैसे चीज है, ठीक है, उसमें टायरामीन ज्यादा होता है। तो जनरली होता क्या है, हमारे ब्लड में अगर टायरामीन है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ऐसे नर्व टर्मिनल से आपका जाएगा, नर्व टर्मिनल में उसके आपके ट्रांसपोर्टर्स होते हैं नॉर एड्रेनलिन के ही, नॉरएपिनेफ्रिन जिसे बोल रहे हैं, उन्हीं ट्रांसपोर्टर के थ्रू जाएगा और फिर क्या करेगा, ये खुद अपना इस वेसिकल में स्टोर हो जाएगा। ब्लैक कलर से दिखा रही हूँ, जो नॉरएपिनेफ्रिन जिस वेसिकल में स्टोर होता था वहां पे खुद स्टोर हो जाएगा और नॉरएपिनेफ्रिन को बाहर निकाल देगा, ठीक है। अब नॉरएपिनेफ्रिन वेसिकल में नहीं है, बाहर है, तो वो क्या करेगा भाई, वो बाहर है तो वो रिलीज होके आ जाएगा नीचे टर्मिनल में और अपना इफेक्ट दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो ये इस तरीके से टायरामीन काम करता है, यानी कि जो वेसिकल में स्टोर्ड एनी है उसको रिप्लेस कर देता है, अपना वेसिकल में चला जाएगा, नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज करवा देगा और नॉरएपिनेफ्रिन फिर अपना वैसे ही रिसेप्टर से काम करके बाइंड होके अपना रेस्पॉन्स देंगे। तो इस तरीके से टायरामीन काम करता है, यानी कि आप कह सकते हो कि टायरामीन का साइट ऑफ एक्शन क्या है, नर्व टर्मिनल है। तो ध्यान रखेंगे कि जो हार्ट ट्रांसप्लांट में क्या होता है, आपका नर्व जो होती है ना वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि ट्रांसप्लांट कर रहे हो तो ऑब्वियसली नर्व्स इंटैक्ट तो रहेंगी नहीं। जिस इंसान को ट्रांसप्लांट करने जा रहे हो उसका जब हार्ट हटाया जाएगा तो जो नर्व है वो वहां से डिस्कनेक्ट हो जाएंगी। तो आप कह सकते हो कि जो ट्रांसप्लांटेड हार्ट होता है वो डिनर्वेटेड होता है, यानी कि उसमें आपका न्यूरॉन जो नर्व टर्मिनल होते हैं वो कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो अगर मान लो ऐसे इंसान को आप टायरामीन दोगे तो टायरामीन तो नर्व टर्मिनल में जाके काम करती है ना, तो जब वो डिनर्वेटेड है, नर्व्स है ही नहीं है आपके हार्ट ट्रांसप्लांट वाले इंसान में, तो क्या टायरामीन इफेक्ट दिखा पाएगा, नहीं दिखा पाएगा, है ना, क्योंकि इसका मेन टारगेट क्या है, नर्व टर्मिनल। जबकि इन बाकियों का टारगेट क्या है आपका, रिसेप्टर, डायरेक्टली रिसेप्टर पे काम करती है, तो वो तो हार्ट में होंगे ही, वहां काम चल जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे जो ट्रांसप्लांटेड पेशेंट होते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट जिनका हुआ होता है, वहां पे डिनर्वेशन हो जाता है, तो नर्व टर्मिनल पे अगर कोई ड्रग काम कर रही है तो वहां काम नहीं कर पाएगी, तो ये प्रॉब्लम है। बाकी सब में तो क्या है, अगर हार्ट ट्रांसप्लांट किया, आपको पता है कि एड्रेनलिन हमारे एड्रेनल मेडुला से भी निकलता है, केवल नर्व टर्मिनल से ही थोड़ा निकलता है, तो वो भी हमारा काम कर जाएगा, है ना, तो ध्यान में रखेंगे। तो ये है आपका इसका राइट आंसर। राइट आंसर क्या रहेगा, टायरामीन। अगर टायरामीन आप दोगे हार्ट ट्रांसप्लांट वाले को तो आपका सिस्टोलिक या डायस्टोलिक प्रेशर आपका नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि हार्ट पे या ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, ड्यू टू डिनर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखो एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, वो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ क्या वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफाजोलिन, आपसे पूछा गया है नेफाजोलिन इज, सिंपल आया है, नेफाजोलिन इज, ये पूछा गया है, बताओ नेफाजोलिन क्या है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था, क्या बताया था, नेजल डीकंजेस्टेंट पढ़ाया था, नेजल डीकंजेस्टेंट, अल्फा 1 एगोनिस्ट, तो नेफाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, ये क्या है बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, नेजल डीकंजेस्टेंट है। तो राइट आंसर ऑप्शन में देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, यूज टू रिलीव नेजल कंजेशन, और बाकी ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, अलग अलग आपके डिजीज के नाम दे दिए हैं। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, हमेशा एक ये भी दे रखा है कि बीटा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, तो गलत रहेगा, है ना, क्योंकि आपको पता है नेफाजोलिन अल्फा 1 एगोनिस्ट है, अल्फा 1 पे काम करता है, और ये क्या है, एक नेजल डीकंजेस्टेंट है। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा कि ये नेजल डीकंजेस्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2017 के एग्जाम में पूछा गया था, 2017 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको बताया उसी से रिलेटेड, देखो एक और क्वेश्चन आ गया है और आप आंसर कर सकोगे, इसका मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप पहले समझ गए हो। शॉर्टेस्ट एक्टिंग एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर इज, शॉर्टेस्ट एक्टिंग एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर कौन सा है भाई, सोचो क्या है इसका राइट आंसर, क्या होगा। मैं ऑप्शन भी नहीं दे रही हूँ, सीधे आंसर लिख रही हूँ, एड्रोफोनियम। एड्रोफोनियम अभी पढ़ाया था आपको मैंने, शॉर्टेस्ट एक्टिंग है, ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स आता है 30 से 60 सेकंड में और खत्म भी बहुत जल्दी हो जाता है 2 से 5 मिनट में, इसीलिए डायग्नोसिस के लिए यूज होता है। इसीलिए देखो वो अगर आप कॉन्सेप्ट समझे तो इसे भी आंसर कर लोगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2018 के जीपेट एग्जामिनेशन में, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
इसके बाद नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है टू ऑब्टेन effective bronchodilation which drug should be mixed with beta 2 agonist। आपसे पूछा गया है कि अगर आपको बहुत अच्छा ब्रोंकोडायलेशन चाहिए तो आप बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट के साथ, स्पेशली बीटा 2 एगोनिस्ट के साथ कौन सी ड्रग दोगे? ऑप्शन में आपके पास है, लिख लोगे आप, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास है, देखो, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट आप दोगे या फिर कोलिनर्जिक एंटागनिस्ट आप दोगे, बीटा रिसेप्टर एंटागनिस्ट आप दोगे या अल्फा रिसेप्टर एंटागनिस्ट आप दोगे। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो अगर अच्छा ब्रोंकोडायलेशन चाहिए तो आपको पता है, देखो, बीटा 2 रिसेप्टर तो करते हैं ब्रोंकोडायलेशन, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि बीटा रिसेप्टर तो करते हैं, भैया हमें पता है। तो बीटा रिसेप्टर एंटागनिस्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो क्या ये एंटागनिस्ट थोड़ा करेंगे? अगर एगोनिस्ट करते हैं तो इसका मतलब एंटागनिस्ट तो कॉन्स्ट्रिक्शन करते होंगे। तो ये खत्म हो गया ऑप्शन में। नेक्स्ट, अल्फा रिसेप्टर ब्रोंकाई में, ये भी हमारे क्या करते हैं? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं। अल्फा की वजह से ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन ही होता है और इसका ज्यादातर आप देखोगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन इतना ब्रोंकाई में है भी नहीं, ठीक है। तो इसे भी छोड़ेंगे। अब इसमें आ जाओ, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। आपको पता है कि जो आपका मैंने बताया था पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक के जस्ट अपोजिट काम करता है ना। जब हम रेस्ट कर रहे हैं, पैरासिम्पैथेटिक की बात करेंगे, तो जब हम रेस्ट कर रहे हैं तो हमें ज्यादा ऑक्सीजन तो चाहिए नहीं, तो इसलिए हमारे ब्रोंकाइस कॉन्स्ट्रिक्ट रहते हैं, यही बोला था ना हमने। तो यानी कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट तो क्या करेंगे? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे, क्योंकि ये हमारे नॉर्मल पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को मिमिक करते हैं, ना। तो नॉर्मल केस में हमारा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन रहता है, तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट आप दे रहे हो उसी के जैसे काम करने वाले, तो वो भी कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे। लेकिन उसके एंटागनिस्ट क्या करेंगे भाई? डायलेशन करेंगे। ऑब्वियसली कोलिनर्जिक एगोनिस्ट अगर कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, आप उसके एंटागनिस्ट दे दीजिए, जस्ट उल्टा करेंगे, डायलेशन करेंगे। इसीलिए राइट आंसर क्या होगा? कोलिनर्जिक एंटागनिस्ट। तो आप बीटा एगोनिस्ट के साथ अगर कोलिनर्जिक एंटागनिस्ट देंगे तो बहुत अच्छा आपका ब्रोंकोडायलेशन आपको मिलेगा। ये भी क्वेश्चन आया था आपका 2018 के क्वेश्चन पेपर पे, जीपेट के। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है आपके कुछ क्वेश्चंस जो आज हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहेगा, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको फर्दर स्टडी कैसे करनी है, कैसे आप एमसीक्यूज के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, और कैसे एक आपके अंदर खुद भी अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन अगर जीपेट में आए हैं तो इट मीन्स जीपेट क्या है? नेशनल लेवल का एग्जाम है। कोई दूसरा अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, और चाहे आप जीपेट नाइपर किसी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए क्या रहेगा? अगर आप इन क्वेश्चंस को समझ रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आप इजीली अपना अच्छा स्कोर ला सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और एमसीक्यूज के साथ। थैंक यू सो मच।